से आप सब। So we have started with the chapter 2 of FR और previous क्लास में हमने पढ़ा था IS 16 property plant and equipment। उसी चैप्टर में we are covering two more IS in this class which is IS 20 and IS 23। तो let's start with IS 20 first। अब IS 20 में हमारे पास क्या अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट ग्रांट? बेसिकली यू हैव अ कंपनी और आपका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इज a social, not a social working, but you have some ethics in your company and you feel that you're generating employment for the government, right? तो गवर्नमेंट बोलती है that if you are generating employment for the us, या हम बोले कि हम नॉर्मल मार्केट में employment generate कर रहे हैं, या if we are into a export business, then we can have government grants from the government, right? आजकल अगर आप शार्क टैंक वगैरह फॉलो कर रहे हो तो you can see that उसमें भी काफी जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं they are mentioning that they have got 10 lakh of government grants or something like that. So government is taking such initiative for us, right? तो हमारे पास स्टार्टअप इंडिया है या कोई भी ऐसा है जो बेसिकली हमें प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंस। अब जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये किस तरह से हो सकता है? आइदर दे कैन गिव अस मनी टू बाय एन एसेट or they can provide us money or assistance so that we can train more employees for us। ठीक है, तो ये चीजों के लिए हम बेसिकली उसकी अकाउंटिंग पे आज बात करेंगे। तो अगर देखें गवर्नमेंट ग्रांट इज अ इंसेंटिव और मनी गिवन टू कंपनीज। क्या मिल रहा है हमें? इंसेंटिव मिल रहा है या कोई मनी मिल रही है फॉर प्रमोट लोकल एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट देयर गुड्स। अगर हम वी आर इन द एक्सपोर्ट बिजनेस तो अगर हम एक्सपोर्ट करें तो गवर्नमेंट का फायदा है बिकॉज दे विल गेट टैक्सेस। तो इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट विल गिव अस ग्रांट। अब हमारे पास दो तरह की ग्रांट होती है। आइदर कैन इट कैन बी रेवेन्यू नेचर विच इज फॉर एग्जांपल पेरोल कॉस्ट वगैरह कवर अप कर रही है वो, या हमारे पास कैपिटल ग्रांट हो सकते हैं विच इज बाइंग एन एसेट, राइट? तो इसके हमारे पास जो अब बेसिकली अकाउंटिंग है वो कैसे चलेगा? पहले तो जनरल प्रिंसिपल्स देखते हैं। जनरल प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या आ रहा है? प्रूडेंस। वी हैव टू रिसीव द ग्रांट बट वी कांट अकाउंट दैट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब तक वो हमें जो ग्रांट मिलनी है उसका हमें 100% श्योरिटी नहीं हो जाती। इफ वी हैव द रीजनेबल अश्योरेंस दैट वी विल रिसीव द ग्रांट्स, बिकॉज गवर्नमेंट ग्रांट्स में क्या होता है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। इफ वी आर फुलफिलिंग दैट कंडीशंस ओनली देन वी विल रिसीव दैट गवर्नमेंट ग्रांट, राइट? तो इसमें अब क्या बोला जा रहा है दैट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द कंडीशंस ऑफ द रिसीट्स। मतलब इफ गवर्नमेंट हैज पुट सम कंडीशंस ऑन अस कि अगर आप ये वाली कंडीशंस फुलफिल करोगे तो ही हम आपको ग्रांट देंगे, तो या तो वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हो या हम उस पे कंप्लाई कर रहे हो और हमारे पास एक रीजनेबल अश्योरेंस है दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड, राइट? फर्स्ट प्रिंसिपल डन। नेक्स्ट वी हैव द अक्रूवल प्रिंसिपल। अब अक्रूवल प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हैं दैट ग्रांट शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर। अक्रूवल कांसेप्ट क्या बोलता है कि जिस ईयर की इनकम है वो उस ईयर के एक्सपेंसेस से मैच करना चाहिए, राइट? तो ग्रांट लेने के लिए अगर हमने कोई एक्सपेंस करना हमें वो जरूरी था दैट वी हैव हायर्ड सम एम्प्लॉयज वी आर पेइंग देम सैलरीज, तो उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट गवर्नमेंट विल ग्रांट अस। तो वो सारी चीजें अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की अगर हम कॉस्ट बेयर कर रहे हैं दैट कॉस्ट नीड टू मैच विद द ग्रांट रिसिप्ट। तो अक्रूवल कंसेप्ट हमारे पास ये बोल रहे हैं। अब आ गया हम एक एक करके दोनों ग्रांट्स पे चलते हुए, आइदर इट कैन बी रेवेन्यू ग्रांट और कैपिटल ग्रांट। तो रेवेन्यू ग्रांट में हमारे पास क्या? रेवेन्यू ग्रांट इज बेसिकली जो एक तरह से रेवेन्यू नेचर हो, राइट? तो अब हमारे पास रिकॉग्निशन में दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है? ग्रांट पेड एविडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इज प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर हमने जो ग्रांट हमारे पास है और उस एक्सपेंडिचर बेसिकली हमारे पास जो एक्सपेंडिचर किया उसी के बेसिस पे हमें ग्रांट मिलेगा और वो एक्सपेंडिचर का हमारे पास एविडेंस है, राइट? तो जो ग्रांट है दैट शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर। सेकंड क्या है? ग्रांट पेड ऑन डिफरेंट बेसिस। फॉर एग्जांपल डिफरेंट बेसिस में हमारे पास क्या है कि अगर कोई हम नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं ओनली देन वी विल। फॉर एग्जांपल हमने नंबर ऑफ जॉब्स का था दैट इफ अ कंपनी इज हायरिंग 200 एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है? तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या कुछ भी है, तो वहां के अगर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हमें मिल रही है ग्रांट तो फॉर उस पे क्या होगा? तो जो ग्रांट है दैट शुड बी मैच विद आइडेंटिफाइबल कॉस्ट अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने क्या कॉस्ट बियर करी है दैट नीड टू बी मैच विद, राइट? उसके बाद हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन की बात। फर्स्ट वी हैव डन विद द रिकॉग्निशन देन वी हैव द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं कि वो ऑब्वियसली इट नीड टू बी क्रेडिटेड इन P&L बिकॉज इट इज अवर रेवेन्यू नेचर और डिडक्ट द रिलेटेड एक्सपेंस। दो केसेस हैं, या तो आप सीधा उसको क्या करो P&L में चार्ज कर दो, या क्या करूंगा मैं उस एक्सपेंडिचर में से उसको लेस कर दूंगा।
सिंपल कि अगर मैंने इतनी कॉस्ट बियर करी वी विल गेट दैट रिफंड फ्रॉम गवर्नमेंट, बेसिकली वो हमें असिस्टेंस मिल गया तो मैं उसको माइनस करके लिख दूं, या मैं क्या करूंगा उसको, अच्छा एक काम करते हैं उसको पी एंड एल पे अलग से शो कर दो, तो मैंने एक्सपेंस किया तो वो डेबिट साइड आ गया होगा पी एंड एल में, अब मेरे को ग्रांट मिल गया तो मैं उसको इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड पे करके क्लोज कर दूंगा। नेट इफेक्ट सेम ही रहेगा। नेक्स्ट वी हैव द कैपिटल ग्रांट। अब कैपिटल ग्रांट मतलब क्या हुआ, कोई एसेट्स की या लाइबिलिटीज की विच इज ऑफ अ बैलेंस शीट नेचर, मतलब कि कैपिटल नेचर की चीज है। तो सबसे पहले मेथड देखो, राइट ऑफ द ग्रांट अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन द रिड्यूस कॉस्ट। मतलब क्या हुआ, मैंने एसेट बाय किया, उस एसेट के लिए मेरे को कुछ ग्रांट मिली, तो मैं उसको क्या करूंगा, एसेट में से ही माइनस करके जो रिड्यूस्ड वैल्यू होगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा, राइट। सेकंड केस क्या है, वो क्या कह रहे हैं, अच्छा एक काम करो, इफ यू डोंट वांट कि हाँ आप एक एसेट को ही नहीं चेंज करना चाहते, यू हैव बॉट अ एसेट, अब उसमें से डिडक्ट नहीं करना चाहते हो, एक काम करो अलग से एक डेफर्ड इनकम मतलब एक लायबिलिटी बना लो, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसको धीरे धीरे करके रिलीज करते रहो एज अ इनकम। चलो एग्जांपल करेंगे इसमें हम, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर हम एग्जांपल पे करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेथड में हमारे पास हमारा जो एसेट है, ठीक है, एसेट इज ऑफ 10 लाख। सबसे एग्जांपल देखते हैं, मशीन कॉस्ट इज 10 लाख, उस पे हमारी जो ग्रांट मिल रही है दैट इज ऑफ 2 लाख, सॉर्टेड। उसके बाद जो यूजफुल लाइफ है 5 और डेप्रिसिएशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा एसेट है दैट इज ऑफ 10 लाख माइनस 2 लाख, कॉस्ट कितनी आ गई, 8 लाख रुपीज की, रिड्यूस कर दिया, मतलब मेरे पास जो एसेट था वो 10 लाख का था, उसमें मेरे पास मेरे जो ग्रांट, ये दिस इज द ग्रांट वैल्यू, तो जो हमारे पास ग्रांट है वो 2 लाख की थी और मेरा एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 लाख रहेगी। अब जो डेप्रिसिएशन आएगी वो डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, लाइफ क्या है मेरी 5 इयर्स, तो 8 लाख के ऊपर डिवाइड बाय 5 तो आ गया 1,60,000, सॉरी 16,000, आई एम श्योर, लेट मी जस्ट चेंज इट टू 8 लाख डिवाइड बाय 5 is 1,60,000, सॉरी, या इट्स राइट, 1,60,000 सॉर्टेड। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आ रहा है, मेथड 2 के अकॉर्डिंगली क्या होगा, एसेट कितने का है, 10 लाख रुपीज का, इसके लिए मैंने एक डेफर्ड इनकम जनरेट कर दी विच इज ऑफ 2 लाख, अलग से मैंने क्या कर दिया, एक लाइबिलिटी कर दी, एसेट साइड पे आ रहा होगा 10 लाख, लाइबिलिटी साइड पे आ रहा होगा डेफर्ड इनकम ऑफ 2 लाख। डेप्रिसिएशन 10 लाख पे 5, 10 लाख डिवाइड बाय 5 इज 2 लाख पर एनम, राइट। और जो ग्रांट इनकम है उसको भी मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करके 40,000 रुपए की इनकम अपने पीएनएल में दिखाता रहूंगा। तो मेरे पास एक्सपेंस आ रहा होगा डेप्रिसिएशन का 2 लाख रुपए, इनकम आ रही है 40,000, नेट इफेक्ट कितना हो गया, 1,60,000, सेम आ गया। सो दिस इज द सेम थिंग। तो मेथड कोई भी हो, नेट इफेक्ट सेम आएगा। अब इट टोटली डिपेंड्स कि कंपनी कैसा शो करना चाहती है। ज्यादातर केसेस में जो कंपनी ज्यादातर यूज करी है दैट इज यूजिंग मेथड 2, बिकॉज मेथड 1 इज कंपैरेटिवली इजी, नो नो डाउट, बट मेथड 2 में क्या है, एक प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है, क्लियर। अब अगर इन केस भगवान ना करे कि आपको रीपे करना पड़ेगा, ठीक है, दैट यू हैव ब्रीच सम कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, आपको ग्रांट रीपे करनी पड़ेगी बिकॉज यू हैव नॉट फुलफिल्ड, मतलब आपने ले ऑफ कर दिया, फॉर एग्जांपल आपकी इतनी खराब हालत होगी कि आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की थी और अब ले ऑफ करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा। अगर तो जैसे वो बोल रहे हैं ऑब्लिगेशन टू रीपे, अगर आपको लग रहा है कि यू हैव एन ऑब्लिगेशन कि शायद मेरे को ग्रांट पे करनी पड़ सकती है, मतलब वापस मेरे को देनी पड़ सकती है, तो वो प्रोबेबल नेचर आ गया, तो उसमें IS 37 लगेगा, प्रोविजंस वाला, वो बाद में हम पढ़ेंगे जरूर। तो IS 37 उस पे होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डेफर्ड इनकम मेथड यूज किया हमने कैपिटल ग्रांट में, कैपिटल ग्रांट में हम क्या बोल रहे हैं कि डेफर्ड इनकम मेथड यूज किया, तो उस केस में क्या होगा, जो भी रिमेनिंग ग्रांट बची होगी मेरे पास वो आप रीपे कर दो गवर्नमेंट को, और जो भी हमने ट्रांसफर किया था पीएनएल में उसको रिवर्स करना पड़ेगा, एंड नीड टू बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ रिपेमेंट। हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए था, आपने 2 साल उसको फॉलो किया, थर्ड ईयर में आके आ गया, तो गवर्नमेंट बोलती, अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ आप एक काम करो, थर्ड ईयर के बाद वाली सारी ग्रांट हमें वापस कर दो बिकॉज यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशन फॉर 2 इयर्स, तो वो वापस करने की जरूरत नहीं, तो ये वाला नहीं चलेगा पीएनएल वाला, आप क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हो 2 साल का, तो दैट सूट्स। बट अगर गवर्नमेंट बोल रही है नहीं सारी की सारी ग्रांट वापस करनी पड़ेगी, तो यू नीड टू रिवर्स दिस एज वेल, सॉर्टेड। कोई भी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या, नेटिंग ऑफ मेथड, नेटिंग ऑफ मेथड इज मेथड 1, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एसेट में से ग्रांट को माइनस कर रहे थे। अब उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ द एसेट थी वो हमने रिड्यूस की थी, उसको दोबारा से पूरे पे लेकर आओ, नीड टू बी इंक्रीज टू रिकॉग्नाइज द फुल कॉस्ट। और सेकंड चीज, जो आपने 2 लाख रुपीज माइनस किया तो उसके एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दो दैट यू नीड टू पे देम बैक, गवर्नमेंट को हमने पे करना। सो दिस इज द गवर्नमेंट ग्रांट IS 20। इसमें कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद IS 23 विच इज बोरिंग कॉस्ट।
हमने बात की थी आईएस 16 में कि अगर कोई भी बोरिंग कॉस्ट है इस पर्टिकुलर एसेट के लिए, वी नीड टू ऐड इट इनटू आवर कॉस्ट, मतलब कैपिटलाइज करना होता है। वो कैपिटलाइजेशन के रूल्स हमारे पास के बने। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब उसमें बोल रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट होना जरूरी है। मतलब क्या हो रहा है, दैट नेसेसरली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी, मतलब कि उसको टाइम लग रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा एसेट बन रहा है और वो उसको टाइम लग रहा है, सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है, विच वी कैन डिफाइन कि हाँ मेरे को इतना फॉर एग्जांपल टाइम लगेगा टू क्रिएट द एसेट इन द फॉर द पर्पस ऑफ यूज और सेल, कोई भी हो सकता है। तो वो टाइम पीरियड का तभी मैं लोन ले रहा हूँ, अगर कुछ दिनों का लोन तो होता नहीं है। तो अगर वो टाइम बेसिस पे मैं चल रहा हूँ और सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है और मेरे को उस पे बोरो करना पड़ रहा है पैसा, तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, बोरिंग कॉस्ट बोलूंगा, विच नीड टू बी कैपिटलाइज, राइट। अब कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट क्या है, सबसे पहला कंडीशन, एक्सपेंडिचर हो चुका है, एसेट का हम एसेट पे खर्चा कर चुके हैं, बोरिंग कॉस्ट हम कर चुके हैं, मतलब वी हैव टेकन द लोन, और जो भी एक्टिविटीज हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए वो प्रोग्रेस में, मतलब वो चल रहा है, मतलब वी हैव स्टार्टेड द एसेट क्रिएशन और उस पे हम बेसिकली वो चीज पर चल रहा है। अब अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे हम उस पे, अगर फॉर एग्जांपल आपने उस एसेट को लेने के लिए ही लोन लिया तो दैट रेट, बट अगर फॉर एग्जांपल यू हैव यूज्ड योर other loans to create that asset, for example you have two loans ongoing, आपने जनरल लोन लिए हुए थे, आपने उसी पैसे से यूज करके एसेट बना दिया, तो वी हैव यूज्ड वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट जनरल लोन्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंटिटी के पास दो लोन थे, एक 10 मिलियन का एट 6%, एक 2 मिलियन का 8%। तो मैं क्या करूंगा, 10 मिलियन इंटू 6%, 2 मिलियन इंटू 8% डिवाइडेड बाय टोटल लोन कितना है 12 मिलियन का, 10 + 2 = 12, तो 760 के डिवाइड बाय 10 मिलियन इज 6.33%। तो दैट कॉस्ट, जितनी कॉस्ट आ रही है बेसिकली जितना पैसा हमने यूज किया है इनटू 6.33% इज व्हाट वी विल कैपिटलाइज इनटू आवर एसेट्स वैल्यू। समझ आया चीज। तो अब अपने पास क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने समझ आया कि अगर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो हमने पर्टिकुलर एसेट के लिए ही लिया है, फॉर एग्जांपल हमने जो लोन लिया वो पर्टिकुलर एसेट के लिए लिया हो, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है, या हमने कोई जनरल लोन्स ऑलरेडी मेरे बिजनेस में थे बट वी हैव यूज्ड दैट पर्टिकुलर लोन अमाउंट टू क्रिएट आवर एसेट और टू बाय आवर एसेट, तो उसका जो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट होगी उसको मैं कंसिडर करूंगा फॉर द कैपिटलाइजेशन पर्पस, राइट। नेक्स्ट अपने पास क्या है, सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कि किस केस में हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। दो केसेस हैं, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन इज सस्पेंडेड, ऑब्वियसली अगर एसेट बनाना बंद कर चुके हैं तो उसका कैपिटलाइजेशन का लॉजिक नहीं बनता। सेकंड क्या है कि सारी एक्टिविटीज जो होती है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो मतलब कि अब मेरे को क्या समझ आ रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, आई हैव स्टार्टेड माय क्रिएशन ऑफ एसेट ऑन 1 अप्रैल 2025, और मेरा जाकर 28 फेब 25 को 26 को सॉरी कंप्लीट हो गया एसेट, तो मैं ये इतने पीरियड के लिए कैपिटलाइज करूंगा, ये वाले पीरियड पे मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा। नो डाउट लोन चल रहा है बट आई हैव ओनली क्रिएटेड दिस एसेट फॉर दिस पार्ट, तो इसके लिए लिया, तो इतने पर्पस के लिए इतने पार्ट के लिए आई विल कैपिटलाइज माय कॉस्ट इनटू द एसेट्स वैल्यू, राइट। समझ आया। तो नाउ वी हैव कवर्ड टू मोर आईएस। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, आईएस 16 दैट वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट वी हैव आईएस 20 एंड वी हैव कवर्ड आईएस 23। तो नाउ वी आर डन विथ 3 आईएस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। Covering in this part is IS 40 for this chapter PPE। अब IS 40 बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से लैंड और बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लैंड और बिल्डिंग है, हेल्ड टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, या तो आप रेंटल के लिए उसको रख रहे हो या उसको कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हुआ कि अभी मैंने परचेज कर लिया उसको, आफ्टर 2 इयर्स और आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 3 इयर्स उसकी जब कैपिटल एप्रिशिएट मतलब उससे जब लैंड की वैल्यू या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो आई विल सेल इट, तो उसका जो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा दैट विल बी माय गेन, राइट। अच्छा, पीपी क्या बोलता है, या तो उसको एंटिटी ओन कर रही है और एंटिटी उसको यूज कर रही है, राइट, या उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी कोर्स में हमने सेल के लिए रखा हुआ है, तो दैट विल बी माय इन्वेंटरी पार्ट। अगर कोई फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करता है तो उसका इन्वेंटरी पार्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलती है ना, आप ना उसको यूज करो ना उसको सेल के लिए रखो, ठीक है। आपने अभी उसको हेल्ड किया हुआ एज एन इन्वेस्टमेंट, उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कि जब मैंने फॉर एग्जांपल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम रखा हुआ है, जब उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी या नहीं होगी आई विल सेल इट देन।
तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तभी आईएस 16 सेज अबाउट पीपीई। पीपीई क्या बोलता है कि अगर आपने पास एंटिटी के पास कोई एसेट पड़ा है, उस एसेट को आप अपनी बिजनेस में यूज कर रहे हो, या आपने उसको रखा हुआ है एज इन्वेंट्री, मतलब मैंने सेल करने के लिए रखा हुआ है। लेकिन नहीं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि भाई अपने उसको रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है, या आपने उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, या दोनों के लिए रखा हुआ है, कि मैं रेंटल कमा रहा हूं, जब मेरे पास कैपिटल एप्रिसिएशन उसी सेम बिल्डिंग का है मैंने बेची, तो उसके बाद न्यू बिल्डिंग परचेज कर ली। तो दैट्स माय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। इसमें उन्होंने क्या बोला, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, मतलब कि जो ओनर ने अपने लिए प्रॉपर्टी रखा हुआ है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे ऑब्वियसली आईएस 40 में, क्योंकि वो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा, वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो बिजनेस, जब बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट आता है तो बिजनेस एंटिटी की जो चीजें होंगी हम उसी को काउंट करेंगे, ना कि हम सभी ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे हम आईएस 40 नहीं लगा सकते। अब इसमें देखो, देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर अ बिल्डिंग कैन बी अकाउंटेड फॉर टू डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, वो मैं रेंट आउट किया हुआ सर्टेन फ्लोर्स, ठीक है। और जो पार्टली ऊपर वाला पार्ट है, विच फॉर एग्जांपल मैंने इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जो रेंटल है वो आईएस 40 लगा देगा, राइट। और जो ये वाला जो बिजनेस अपने लिए यूज कर रहा है दैट इज आईएस 16। तो मतलब कि एक ही बिल्डिंग में मैं दोनों आईएस वर्क कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, इफ एन एंटिटी ऑक्युपाइज अ premise but rent out certain floors to other companies, then the part occupied with classed as PP equipment as IS 16 and the floor rent out classed as investment property is IS 40। मतलब वही चीज, मैंने नीचे वाले फ्लोर्स क्या किए हुए, रेंट आउट किए हुए टू द अदर कंपनीज, वो मेरा क्या हो जाएगा IS 40। अगर ऊपर वाले फ्लोर पे मैं खुद काम कर रहा हूँ दैट इज माई IS 16। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बोलता है, इनिशियल मेजरमेंट की जब बात करें IS 40 इनिशियल मेजरमेंट को हमेशा किस पे लेगा, कॉस्ट पे लेगा, ठीक है। सेम चीज IS 16 में क्या बोलते हैं, मेजर्ड एट कॉस्ट। आईएस 16 के साथ कोई कंपैरिजन करवा रहे हो, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन आईएस 40 एंड आईएस 16, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। तो इनिशियल मेजरमेंट तो दोनों की मेजर एट कॉस्ट है, और सब्सिक्वेंट मेजर भी देखोगे या तो कॉस्ट मॉडल होगा या फेयर वॉल्यूम मॉडल होगा। कॉस्ट मॉडल सेम चलता है, क्या चलता है कॉस्ट मॉडल में हमारे पास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दैट विल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इनटू वर्स्ट, दैट वी नीड टू, हम बोलेंगे कैरिंग अमाउंट बोलते हैं हम उस चीज को, कैरिंग अमाउंट हम लिख देंगे उसके बाद। नेक्स्ट वी हैव द फेयर वैल्यू मॉडल। अब इसमें थोड़ा सा चेंज देखना, अगर फेयर वैल्यू मॉडल हम यूज कर रहे हैं, दैट एसेट इज टू बी रीवैल्यूड एट फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब क्या बोल रहे हैं, हर साल के एंड पे यू नीड टू फेयर वैल्यू दैट। हर साल के एंड पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे, ठीक है। और जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस पे हम उसको पी एंड एल में डालेंगे, ना कि ओसीआई में, राइट। हम पीपी में क्या करते थे, आईएस 16 में ओसीआई में डालते थे एज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस, बट यहाँ पे वो सीन नहीं चलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, पी एंड एल में डालेंगे। उसके बाद कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी एसेट पे, देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। समझ आया। अब हमारे पास दो स्पेशल केसेस आते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दो स्पेशल केसेस है। दो स्पेशल केसेस में हमारे पास क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल इनिशियली मेरा जो एसेट था वो था पीपी, मेरी एक बिल्डिंग थी, उसको मैं बिजनेस प्रमाइस के लिए यूज कर रहा था, ठीक है। उसको मैं पीपी में आईएस 16 के अंडर मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा था। उसके बाद आई हैव रियलाइज कि नहीं यार, अब मैंने, मेरा को काम नहीं है, उसको मैं काम करता हूँ रेंट आउट के लिए दे देता हूँ, रेंटल पर्पस के लिए दे देता हूँ। अब क्या हुआ, आईएस 16 से वो किस में चले गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आईएस 40 में चला गया। अब दो मॉडल्स हैं, फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल। पहले तो कॉस्ट मॉडल देखते हैं। कॉस्ट मॉडल इजी है, क्या बोल रहे हैं वो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो कैरिंग अमाउंट है, बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट, मतलब सॉरी पीपी की जो कैरिंग अमाउंट है, उसको आप ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे और उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दो। मतलब देयर विल बी नो चेंज इन, बस प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, बट देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बिकॉज जो भी आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है, जो प्रीवियस में, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास जो एसेट था उसमें आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा रहे थे, ठीक है। तो एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके मेरी कैरिंग अमाउंट आ गया, नाउ दिस इज माय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आईएस 40। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आप रीवैल्यू करो। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये टाइमलाइन है, दिस इज माय 2025, अगर 2025 के मिड में आके आई रियलाइज कि चलो यार 30th सितंबर को मैंने क्या डिसाइड किया, नाउ इट विल बी एस आईएस 40, तो इस लेवल पे आके फेयर वैल्यू मॉडल लगाओ। फेयर वैल्यू मॉडल लगाने के बाद मैं देखूंगा, अच्छा इसमें मेरे पास अब इस फेयर वैल्यू मॉडल पे एज पर आईएस 16 कितनी वैल्यू होनी चाहिए, और इसको मैं कहाँ का डाल दूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दूंगा अगर गेन है, अगर पी एंड एल में डाल दूंगा अगर लॉस है, ठीक है। इतना समझ आया। इस पॉइंट के बाद वो क्या बन गया, अब आईएस 40 लगेगा, और सेम केस ईयर एंड पे उसको फेयर वैल्यू करो, पी एंड एल में डालो डालो कोई भी, तो वो सारा सेम प्रोसीजर चलेगा। क्लियर है।
मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में IS16 था, यहाँ पर आके मेरे को पता लगा कि यार नहीं, आई हैव टू रेंट आउट, मैंने उसको IS16 से हटाना है, तो यहाँ तक की वैल्यू जो होगी वो फेयर वैल्यू मॉडल पे होगी। जो भी गेन लॉस होगा वो, जैसे IS16 बोलता है गेन है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में जाएगा, अगर लॉस है तो P&L में जाएगा। उसके बाद एट द ईयर एंड, अब वो कौन सा दिख रहा है, IS40 दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, सेम रिवैल्यू करेंगे एट द ईयर एंड। जो भी गेन लॉस आएगा वो किस में जाएगा, P&L में जाएगा। सॉर्टेड। अब सेकंड प्रॉप क्या चीज है, अगर पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था देन इट विल बी ट्रांसफर टू PPE। सेम चीज, कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, एसेट था, PPE था, PPE डाल दो, उसको कैरिंग अमाउंट पे लेकर जाओ, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कोई प्रॉब्लम। बट अगर फेयर वैल्यू मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल में हमारे पास क्या होता है, पहले उन्होंने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल सेम क्राइटेरिया 20 साल के 30 सितंबर, पहले IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, उसको रिवैल्यू करोगे, जो भी गेन और लॉस है वो P&L में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाके आप, ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल लगाया, फेयर वैल्यू मॉडल पे उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अच्छा, अब एक चीज है, IS16 क्या बोलता है, यू कैन यूज रिवैल्यूएशन मॉडल, आपने उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे कर दिया, यू डोंट नीड टू रिवैल्यूएट एवरी ईयर। बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलता है आपने हर साल करना। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू मॉडल, बिटवीन IS16 एंड PPE, IS16 एंड IS40, कि IS16 आपको नहीं बोलता आप हर साल उसको रिवैल्यू करो, IS40 बोलता आप उसको हर साल रिवैल्यू करो। तो यहाँ पर बेसिकली हम, जो ये रिवैल्यूएशन मॉडल अपने पास आ गया, तो हमारी मर्जी है, यहाँ पर मैंने उसको PPE में फेयर वैल्यू पे लेकर आना है कि नहीं, मतलब ऑलरेडी वो फेयर वैल्यू पे है एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको मैंने PPE में ट्रांसफर कर दिया। अब ईयर एंड में मेरी जरूरत नहीं है, इफ आई फील आई नीड टू रिवैल्यू इट अगेन आई कैन, इफ नॉट आप उसको कंटिन्यू करते रहो वहां पे। क्लियर है, समझ आया? तो दिस इज माई IS40, दिस इज द लास्ट IS ऑफ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट, PPE, राइट।